नमस्कार। मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं किसान तक। COP 28 यानी कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की 28वीं सभा, जिसे COP 28 की बैठक के तौर पर भी जाना जाता है, वो 30 नवंबर से 10 दिसंबर तक दुबई में होनी है। पीएम नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। इससे पहले ग्लासगो में ये बैठक आयोजित हुई थी, जिसे COP 26 कहते हैं। COP 27 उसके बाद हुई थी। मैं क्योंकि ग्लासगो बैठक के बारे में बताना चाह रहा हूँ। ये जो बैठक होनी है, COP बैठक, इस पर खेती किसानी का विषय भी चर्चा में रहना है, क्योंकि इसमें खेती से निकल रही ग्रीन हाउसेस गैसेस को कम करने पर चर्चा होनी है। तो ऐसे में बात होने लगी है कि खेती किसानी पर क्या पाबंदियां लगेंगी। और इस बीच एक आवाज निकल कर आई है कि जो छोटे किसान हैं उनको उनको जो इंटरनेशनल क्लाइमेट फंड है उसकी हिस्सेदारी कितनी मिलती है और उस हिस्सेदारी को कैसे बढ़ाने की जरूरत है। इसको लेकर आज हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे, विस्तार से बात करेंगे। मैं COP 28 पर था। COP 28 दुबई में आयोजित होनी है, UAE इसका मेजबान है। इससे पहले मैं COP 26 की बात करूं जो ग्लासगो में हुई थी, और इसमें भारत के फैसलों ने दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों से निपटने के लिए नवंबर 2021 में COP 26 जब बैठक आयोजित हुई थी, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए पंचामृत का सिद्धांत दिया था, जिसके तहत पीएम नरेंद्र मोदी ने 2070 तक भारत को जीवाश्म ईंधन मुक्त करने की घोषणा वैश्विक मंच से की थी। इसी के साथ ही 2030 को लक्ष्य बनाते हुए कई और घोषणाएं की थी, जिस पर हम कभी विस्तार से बात करेंगे। लेकिन आज COP 28 और खेती किसानी से जुड़े हुए कनेक्शन और इस बैठक में जो होना है उसको लेकर चर्चा है, ये पूरे विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। ये भी माना जा रहा है कि COP 28 की जो बैठक है कई मायनों में अहम होगी। COP 28 में स्पेशली ये पहली बार हुआ है एक दिन फूड डे आयोजित किया जाना, या मतलब पूरा का पूरा दिन COP 28 में बतौर फूड डे के तौर पर मनाया जाएगा। इस बैठक में जो फूड सेक्टर है, या मैं इससे यहाँ से जो उत्सर्जित हो रही ग्रीन हाउसेस गैसें और जो कार्बन है उसकी कटौती पर चर्चा की जानी है। की जाना है, क्योंकि ग्लोबली ये माना जा रहा है या माना गया है, निकल कर आया है कि दुनिया में जो कुल कार्बन का उत्सर्जन होता है उसका 1/4 फूड एंड एग्रीकल्चर सेक्टर से निकलता है, फूड और एग्रीकल्चर सेक्टर से। मैं उन दर्शकों को बता दूं जो ग्रीन हाउस गैसेस और कार्बन का मतलब नहीं जानते हैं, मुझे समझ सकते हैं कि वो गैसेस ग्रीन हाउसेस गैसें या कार्बन गैसें हैं जो जलवायु को नुकसान पहुंचाती हैं, तापमान को बढ़ोतरी करती हैं, उन्हें ग्रीन हाउसेस गैसेस कहा जा सकता है, क्योंकि तापमान में बढ़ोतरी नई चुनौतियों को पैदा दे रहा है, जलवायु को गर्म कर रहा है, जिससे ये कहा जा रहा है कि सदी के अंत तक हमारे दुनिया का तापमान जो है, धरती का तापमान जब बढ़ जाएगा तो कई नई तरह की चुनौतियां भी होंगी। उन चुनौतियों से निपटने के लिए अभी से ये बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ है। इसमें COP बैठक हर साल होती है और ये 28वीं बैठक 30 नवंबर से 10 नवंबर तक दुबई में होनी है। कुल मिलाकर COP 28 में खेती से निकल रही ग्रीन हाउस गैसेस को कम होने पर चर्चा होनी है, तो वहीं इस पर रोकथाम और नियंत्रण के लिए कई मसौदों को भी अंतिम रूप दिया जा सकता है, जिसका असर ये माना जा रहा है कि दुनिया भर में किसानों पर पड़ेगा। लेकिन COP 28 से पहले, 28 से पहले वर्ल्ड रूरल फोरम ने दुनिया भर के छोटी जोत वाले किसानों की आवाज को मुखरता से उठाया है। जो वर्ल्ड रूरल फोरम है उसने एक रिपोर्ट जारी किया इससे पहले, जिसमें वर्ल्ड रूरल फोरम ने जो बातें हैं रिपोर्ट को हम बताते हैं। वर्ल्ड रूरल फोरम की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि दुनिया भर के जो छोटी जोत के किसान हैं उन पर सिर्फ जो इंटरनेशनल क्लाइमेट पब्लिक फंड है उसमें 0.3% ही खर्च होता है। वर्ल्ड फोरम की जो ये रिपोर्ट है, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया के जो 35 मिलियन से अधिक छोटी जोत का प्रतिनिधित्व करने वाले, छोटी जोत का जो किसान है उनका प्रतिनिधित्व करने वाले 10 किसान संगठनों की मदद से वर्ल्ड रूरल फोरम ने ये रिपोर्ट तैयार की है। COP 28 से ठीक पहले जारी ये रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर में छोटी जोत करने वाले किसानों को सिर्फ 0.3 क्लाइमेट फंड, पब्लिक फंड मिलता है। यह रिपोर्ट 2021 के आंकड़ों पर जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार कृषि और खाद्य क्षेत्र को इंटरनेशनल क्लाइमेट पब्लिक फंड से 8.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर मिले, लेकिन इसका
2% यानी कि $2 बिलियन ही छोटी जोत के किसानों और गांवों तक पहुंचा। जबकि अगर पब्लिक, क्योंकि क्लाइमेट जो इंटरनेशनल क्लाइमेट फंड है उसमें पब्लिक एंड प्राइवेट फंड अलग अलग से आता है, तो अगर उसका ये देखा गया कि छोटी जोत पे जो किसानों को मिला है उसका अगर रकम देखी जाए तो ये रकम कुल फंड का 0.3% ही होती है। ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि कृषि खाद्य क्षेत्र पर खर्च किए गए इंटरनेशनल क्लाइमेट फंड का 80% फंड सरकारों और गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से आवंटित किया जाता है। लेकिन फंड पाने के कठिन नियमों की वजह से छोटी जोत के किसानों तक ये फंड पहुंच ही नहीं पाता है। ये बहुत जरूरी है कि जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हम ये देख रहे हैं कि अल्नीनो का असर है, क्लाइमेट चेंज, ये माना भी जा रहा है कि आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज की चुनौतियां बहुत गंभीर होगी। तो ऐसे में इंटरनेशनल जो फंड होती है, क्लाइमेट फंड होती है, वो किसानों को मिले। किसानों को ये, क्योंकि ये अगर ये मदद मिलती है तो इससे किसानों की चीजें आसान होंगी। क्योंकि एक बात यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है, मैं इस बात को यहाँ पर पुख्ता तौर पर कहना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज की चुनौतियां आ रही हैं और COP 28 की बैठक में अगर खेती किसानी पर चर्चा होनी तो जाहिर तौर पर किसानों पर कई तरह के प्रतिबंध भी लग जाएंगे। इससे पहले 2022 में न्यूजीलैंड पर ही काऊ पर टैक्स लग गया है, क्योंकि ये माना जा रहा है इंटरनेशनली कि गाय जो है वो मीथेन गैस का उत्सर्जन करती है। एक इंटरनेशनली लेवल पे इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। इसको लेकर अलग पहलू है जिसमें कई विशेषज्ञ ये मानते हैं कि कई कॉर्पोरेट्स इसके माध्यम से खेती को अपने खेती की पॉलिसी अपने हाथ में रखना चाहते हैं, ये दूसरा पहलू है। लेकिन जो COP 28 की बैठक है जिसमें कई देश के प्रतिनिधि पहुंचेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं, उस पर हम आगे को आपको विस्तार से बताते हैं। अब बहुत महत्वपूर्ण, हमने दुनिया के नक्शे में हमने देखने की कोशिश की कि जो छोटी जोत के किसान हैं उन्हें क्लाइमेट फंड से कितना मिल रहा है, 0.3% उनको मिल रहा है। लेकिन भारत में कितना मिलता है, ये रिपोर्ट क्या कहती है? ये रिपोर्ट वर्ल्ड रूरल फोरम की रिपोर्ट कहती है कि इंटरनेशनल क्लाइमेट पब्लिक फंड से भारत के छोटी जोत के किसानों को जो मिला है फंड, उसका भी इसमें दावा किया गया कि फंड का 5%, यानी कि जो भारत को मिला है उसका 5 क्लाइमेट जो इंटरनेशनल क्लाइमेट जो फंड मिला है उसका 5% हिस्सा ही खेती, मत्स्य पालन और वानिकी, फॉरेस्ट्री पे खर्च होता है, जिसमें से भी तकरीबन 2% यानी कि 1.91% फंड ही छोटी जोत वाले किसानों और ग्रामीण समुदायों पर खर्च किया जाता है। वही रिपोर्ट में इंटरनेशनल क्लाइमेट पब्लिक फंड का इस्तेमाल खेती में करने वाले देशों में नाइजीरिया सबसे अव्वल है, जहां कुल फंड का 46% खर्च खेती में किया जाता है। वहीं इस फंड का को छोटी जोत के किसानों को खर्च करने में अफ्रीकी देश मलावी सबसे अव्वल है, जहां 16% तक खर्च छोटे किसानों पर किया जाता है। हम छोटे किसानों की बात कर रहे हैं, छोटे किसानों पर हमने समझा कि कैसे क्लाइमेट चेंज की चुनौतियां हैं और छोटी जोत के किसानों पर किस तरह से पाबंदियां पड़ने वाली हैं। अगर ये COP में इस तरह की बैठकों में बात होती है, क्लाइमेट चेंज को लेकर नए प्रस्ताव लाए जाते हैं, तो कई तरह की चुनौतियां आ सकती हैं। हालांकि COP की बैठक में कार्बन क्रेडिट पर भी कई काम होना हो सकता है, उसका फायदा भी किसानों को मिले, लेकिन कई हिस्से से चुनौतियां आती हुई दिख रही हैं। अब हालांकि किस तरह से इंटरनेशनल मोर्चे पर बातें बनती हैं और किस तरह की चीजें निकल कर आती हैं, लेकिन छोटी जोत के किसानों पर भी रिपोर्ट बड़ी बात करती है। रिपोर्ट जो कहती है कि छोटी जोत के जो किसान हैं उसकी महत्ता को भी रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है। वर्ल्ड रूरल फोरम की रिपोर्ट कहती है कि छोटी जोत वाले किसान देश दुनिया भर में बड़ा काम कर रहे हैं। दुनिया भर में छोटी जोत के किसान खास सुरक्षा सुनिश्चित करने में बड़ा काम करते हैं। रिपोर्ट बताती है कि दुनिया का कुल 32% खाद्यान्न छोटी खाद्यान्न का उत्पादन छोटी जोत के किसान ही करते हैं। छोटी जोत के किसानों से मतलब जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम जमीन है, जबकि 5 हेक्टेयर, जिन्हें हम देश में मझोले किसान कहते हैं, जबकि 5 हेक्टेयर या उससे कम खेत का मालिकाना हक रखने वाले किसान चावल, मूंगफली, बाजरा, गेहूं, आलू के कुल वैश्विक उत्पादन का 50% उगाते हैं। वहीं ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि वैश्विक स्तर पर 2.5 तकरीबन 2.5 अरब से अधिक लोग अपनी आजीविका के लिए छोटी जोत वाले खेतों पर निर्भर हैं। रिपोर्ट में दुनिया के छोटे किसानों की खेती करने के तरीकों को बढ़ावा देने और उन्हें क्लाइमेट फंड में अधिक हिस्सा देने की वकालत की गई है। ये पूरी तस्वीर COP 28 को लेकर है। COP 28 में जिस तरह की बातें हो रही हैं, COP 20 का जिस तरह का एजेंडा रहा है,
ग्लासगो में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पंचामृत सिद्धांत से दुनिया का ध्यान खींचा है, खासकर भारतीयों का ध्यान खींचा है, हम देख रहे हैं कि ये मान लिया गया है कि पेट्रोल डीजल का उपयोग 2070 तक हम बिल्कुल खत्म कर देंगे, उसके साथ अल्टरनेटिव विकल्प होंगे। ये पूरी कवायद दुनिया को धरती को गर्म होने से बचाने के लिए है। अब जब COP28 की बैठक है, इसमें स्पेशली एक दिन फूड एंड उसके सेक्टर से रखा गया, फूड सेक्टर का रखा गया है, और जिसमें कहीं ना कहीं इस विषय पर चर्चा होनी है, क्योंकि फूड सेक्टर से जो कार्बन या ग्रीन हाउसेस गैसेस निकल रही है उन्हें कैसे रोका जाए, जिसमें ये माना जा रहा है कि किसानों पर चुनौतियां बढ़ सकती हैं, उन पर कुछ पाबंदियां लग सकती हैं। मैंने पहले उदाहरण दिया कि न्यूजीलैंड पर गाय पर टैक्स लगा दिया गया है। इसकी पीछे की वजह यही है कि गाय मीथेन गैस रिलीज करती है, जिससे दुनिया का तापमान गर्म होता है। ये एक इस तरह की बातें इंटरनेशनली हैं, ये वैज्ञानिकों ने इसको साबित किया है। तो ऐसे में इस बीच छोटी जोत के किसानों की वकालत करने वाली वर्ल्ड फोरम की रिपोर्ट भारतीय किसानों के लिए बेहद मददगार साबित हो सकती है। अगर इस रिपोर्ट पर काम होता है तो कहीं ना कहीं भारतीय किसानों को फायदा होगा, बड़े किसानों को फायदा होगा, क्योंकि भारत में 80% के आसपास छोटी जोत के किसान हैं। ये हमारा छोटा सा प्रयास है। आपको कैसा लगा? किसान तक ने कोशिश की है कि COP इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर जो खेती किसानों को लेकर चल रहा है, जिससे कहीं ना कहीं भारतीय किसान भी प्रभावित हो सकते हैं, भारतीय किसानों को भी इसका नफा नुकसान हो सकता है, उसको विश्लेषण करने का। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई है तो उस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, किसान तक को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, जिससे हमें फायदा, हमें थोड़ा हमारा मनोबल बढ़ेगा। और उम्मीद है कि आपको ये हमारी कोशिश पसंद आई होगी। इसी के साथ ही इजाजत दीजिए, आप सबसे जल्द मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।